हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर आर के श्रीवास्तवा से अगेन कोविड-19 के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर हमें जनरली नहीं मिलता है। एंड बिना कोई देरी के डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करूंगी आज के Q&A सेशन के लिए। और स्ट्रेट अवे मैं आपसे पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करती हूँ। सर, आप ये बता सकते हैं कुछ लोगों को या ज्यादा लोगों को या जो भी नंबर है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता है? क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिससे किसी को एसिम्प्टोमेटिक होता है? नमस्कार। देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको पता ही होगा कि इसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 मतलब कि ये जो वायरस की बीमारी है, आपको पिछले वर्ष ही पता चला है। इस पर ज़्यादा कुछ अध्ययन नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत लोगों को अभी तक इस पर विश्वास है और वो अपने लॉजिक के अनुसार इसको प्रूव करने की चेष्टा करते हैं कि कोविड का जो भी बीमारी का जो पिक होता है, इंसिडेंस होता है, उसके सिम्प्टोमेटोलॉजी होते हैं एंड पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ द डोज़ ऑफ द डोज़ ऑफ द वायरस प्लस स्पीड ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ वायरस। नंबर 2 इज़ द होस्ट फैक्टर। नंबर 3 इज़ द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन। सो अगर कुछ सफरर्स, पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके इम्यून सिस्टम काफी उन्नत किस्म के हैं, वायरल का डोज कम है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत वायरस उनके गले में निवास करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हिंड्रेंस बाय द इम्यून सिस्टम। दे आर डैमेज्ड, दे आर किल्ड एंड दे डू नॉट रीच द प्लेस वेयर दे कॉज एक्चुअल पैथोजेनेसिस। तो ऐसे लोगों में वायरस थोड़ी मात्रा में होती है, जिसको आरटी-पीसीआर से पॉजिटिव कर दिया जाता है, लेकिन उनको कोई खास सिम्पटम नहीं होता, क्योंकि उनके जो वायरल डोज हैं और इम्यूनिटी है, इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं कि पूरा फुल फ्लेजेड पिक्चर नहीं आ पाता। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो ये है सर कि एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई है तो क्या ये निश्चित है कि उसके लिए या उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी 5-6 दिन बाद, या उसके लिए सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन या हाइपोक्सिया नहीं होगा? ये बात निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है कि ऑक्सीजन की कमी तभी होगी जब वायरस पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करते करते लंग्स के एल्वुलाई में पहुंच जाएं और लंग्स के एल्वुलाई को पूरी तरह से डैमेज कर दें, वहां पर accumulation of fluid हो जाए and hindrance of perfusion of gases हो जाए, so that the tissue perfusion will be affected, और तब मरीज को शुरुआती दौर पर हल्का ब्रेथलेसनेस और लास्ट में बहुत ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और उनको ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन देना पड़ता है और साथ साथ किन्हीं किन्हीं को भी वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जो केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, दे आर हैप्पी फॉर देमसेल्फ, बट they should also take precautions because they are silent spreader of the disease to others. सर, तो साइलेंट स्प्रेडर हुआ दूसरों को फैलाने की बात, लेकिन अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और उसे पता ही ना चले, सडनली अगर उसे फीवर ना हो, खांसी ना हो, और ऐसा हो सकता है कि फिर भी सडनली उसके लंग्स में कोरोना की वजह से डैमेज हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। इम्यून मैकेनिज्म काफी तगड़ी है और उसको टेक केयर कर रही है। हाँ, इस दौरान
बिकॉज कोरोना का जो लाइफ साइकिल है इन ह्यूमन बॉडी इज विद इन 4 वीक्स, जी जस्ट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। जी और ये एसिम्प्टोमेटिक भी बाय द एंड ऑफ थर्ड टू फोर्थ वीक दे बिकम फ्री फ्रॉम कोरोना, नेगेटिव। तो ऐसे लोगों में अगर सडनली उनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाए बाय गिविंग सम कॉर्टिसोन एंड सम अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, देन हो सकता है कि उनमें ये फ्लेयर अप कर जाए। बट ऐसा अभी तक कोई केस मेरे नॉलेज में, रिकॉर्ड में नहीं आया है। जी ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी कि asymptomatic cases can become serious sometimes, no, unless their immune mechanism is compromised. जी सर, एक चीज बहुत ही क्लियर आई है, बहुत लोगों का सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल चला गया है। सर, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे भी वही कारण है, क्योंकि ये नई बीमारी है। बहुत सारे सिम्टम्स बहुत बीमारियों में एक साथ नहीं आते हैं, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। ये भी डिपेंड करता है अगेन द होस्ट फैक्टर, what organ of the person is highly sensitive and where the viruses are going to be localized and causing pathogenesis first to affect that organ. यही इसका एक जिम्मेदार जवाब नजर आता है। हालांकि इस पर काम चल रहा है और रिसर्च हो रहे हैं। दुनिया में अभी कभी भी कहीं भी इस तरह से कोई सटीक उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं। जी सर, अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है सीबीसी या ब्लड टेस्ट को लेके। कहा जाता है कि कोविड टेस्ट के साथ साथ सीबीसी टेस्ट भी कराना चाहिए, जिससे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं विच आर एन इंडिकेटर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वायरस लोड। सर, वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, अगर आप हमें कुछ ओवरव्यू दे सके, कौन से पैरामीटर्स हैं जो कुछ इंडिकेट कर सके कि किस डायरेक्शन में कोविड जा रहा है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन सीबीसी का इसमें कोई खास रोल नहीं है आज के युग में। जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि एनी फ्लू लाइक सिम्टम इफ somebody is suffering from, आज के युग में पहला टेस्ट होना चाहिए। इफ एट ऑल you are serious, you should go for the COVID test, COVID-19 test, and the RT-PCR is the gold standard. And if it comes negative for the first time, that is of the third day of the symptoms, then you should be little comfortable that yes, you are not having COVID. Then you should explore some other cause of your symptoms. और तब आप अलग अलग जांच करवा सकते हैं, जैसे कि सीबीसी करवाएं, चेस्ट एक्सरे करवाएं और अपने थ्रोट स्वाब का टेस्ट करवाएं, कल्चर करवाएं। लेकिन you have to wait for other test also. 7वां दिन फिर कोविड का टेस्ट कराएं, उसमें भी यदि निगेटिव आता है तो आप कोविड से फ्री। बट इन द मीन टाइम you have to take all preventive measures what we have enumerated yesterday, that the mouth gargle twice daily with betadine for the allopathic believers, and haldi powder, saline lukewarm water along with the honey gargle for the Ayurvedic believers, at least twice daily should be continued till you get a clean chit from corona, rule it out. सर, देर आर सम मोर टेस्ट जो काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है ESR हो गया, या फिर PCR, शायद एक कोई टेस्ट है। वो सब क्या नहीं बताते हैं? नहीं, ESR का कुछ नहीं है। ESR ए वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। कोई भी बॉडी में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चलेगा तो ESR बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट अ वेरी significant test in cases of corona. But when a full blown picture of corona is seen, then we go for certain evidences कि कोरोना ने कितनी बीमारी बढ़ाई है और लोगों को कितनी क्षति पहुंचाई। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इंटरल्यूकिन 6 का टेस्ट, लेवल कितना हाई है। IL-6। फेरिटिन का टेस्ट, जी
फेरिटिन हाई है, और अगर ब्लड में कोगुलेशन डिफेक्ट हुआ है तो डी डायमर का टेस्ट, डी डायमर। ये सारे लोग करवाते हैं सो फार एज नोइंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। एंड लेकिन वो केसेस में ये टेस्ट कराया जाता है जिसमें फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ कोरोना है। इट हैज बीन प्रूवन बाय द RT-PCR test, and these tests are very very important for those patients who have been proved to be a corona case and undergoing treatment for some of the complications. जी सर। These tests जिसका नाम मैंने लिया, हम्म। वो उनके प्रोग्नोसिस को बताते हैं कि कोरोना से कैसा प्रोग्नोसिस होगा, और तब उनको एग्जैक्टली दवाइयां, जैसे कि आजकल बहुत नई नई दवाइयां आई हैं, अगर डी डायमर बढ़ गया है इसका मतलब कि DIC में जा रहे हैं, और इस तरह से उनको इलाज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना पड़ता है। लेकिन ऐसे एज सच कोई खास नॉर्मल टेस्ट आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। It all depends upon your complications, what we have developed from corona. Then you need test of that particular organs. When kidney is affected, the kidney related test. When liver is affected, liver related test. When intestine is affected, intestine related test. So that is important. But prior to the declaration of corona, you do not need certain extensive tests. You do not need at all. जी, तो कहने का मतलब है अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो डॉक्टर्स ये सारे टेस्ट्स करवाते हैं सो टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्नोसिस इज एंड द ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी। What is the extent of disease? एक्सटेंट ऑफ डिजीज, What यस। shape it is taking, यस and how it is torturing the patient and its organs. सर, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, कोविड-19 के बारे में बहुत सारी ऐसे खबरें आ रही हैं कि वो ब्लड को थिकन कर देता है। सर, इसके बारे में आपका क्या नॉलेज आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आज आप उसका अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखेंगे तो जो टेस्ट हमने बताया आपको, ये टेस्ट करने के पश्चात लो मोलिकुलर वेट हेपरिन उनको दिया जाता है, ब्लड थिनर्स एस्पिरिन दिया जाता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स जो होते हैं वो उनको दिया जाता है। और ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया जा रहा है कि ये ब्लड में इफेक्टिव होते हैं इन वेल एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ कोरोना। These drugs are indicated as aspirin, as clopidogrel, and your heparin and atorvastatin. These are drugs. They are the thinner drugs. They are used, blood thinner drugs. तो सारे चीजों को देख के ये लगता है कि कोई भी वायरल डिजीज आज तक इतने सारे सिम्टम्स को शेप नहीं दिया है और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को शेप नहीं दिया है, जैसे कि ब्लड का थिकन होना, भयंकर निमोनिया होना। इज इट पॉसिबल सर कि एक नेचुरल वायरस है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? Yes, this is a very pertinent question, and दबी दबी जुबान में पूरा देश, पूरा विश्व बोल रहा है कि एक नेचुरल वायरसेस में इस तरह के कैलामिटीज जनरली नहीं आने चाहिए जो मल्टी ऑर्गन फेलियर के रूप में प्रकट हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें कुछ इंजीनियरिंग किया गया है, और जिस तरह से ये वायरस काफी डिट्रीमेंटल टू ह्यूमन लाइफ होगा। यस सर। सर, साथ ही साथ म्यूटेशन के बारे में, क्या कोविड-19 का ये वायरस म्यूटेट कर रहा है? ऐसे कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमें मिले हैं जो ये कह सकता है या म्यूटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, अभी जो आप इस बात को उठा रही हैं, ये अभी बिल्कुल नया वायरस है। अभी इस पर पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। 6 महीना पहले ये डिक्लेयर हुआ है कोविड-19, और अगर ये जेनेटिक म्यूटेशन कर रहा है तो इस पर वैक्सीन बनाना बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आज आप जिस जीन पर वैक्सीन बनाए हैं, कल वो म्यूटेट कर जाएगा तो वो वायरस फिर वो वैक्सीन के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, नहीं टैकल किया जा सकेगा। इसलिए थैंक्स गॉड अभी तक कोई ऐसी बहुत ही सीरियसनेस टाइप ऑफ म्यूटेशन नहीं देखी गई है। उसमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन आ रहा है,
लेकिन वैज्ञानिक लोग अनुभव कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं कि म्यूटेशन होने के पश्चात भी जो सीक्वेंसिंग है, वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, वो ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, तो जो मेजर जेनेटिक कन्फिगरेशन है उसके आधार पर वैक्सीन बना लिया जाए जी और वो लोगों को प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सके। जी सर। सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरा वैक्सीन पे आता है सर। अभी जैसे आपने देखा मॉडर्ना हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कल न्यूज़ में आया रशिया ने भी कुछ स्टार्ट किया है सर। सर आपका क्या विचार है सर, कब आएगा वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन पर सारे विश्व के देश काम करते हैं, लेकिन वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं बन सकती। वैक्सीन बनाने के कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे मैं आपको समझने के लिए बता दूं, सबसे पहला स्टेज क्या है कि जो वायरल पार्टिकल्स है, डीएनए और आरएनए, इसमें आरएनए है, उस पर उसका सीक्वेंसिंग अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा स्टडी किया जाता है। जैसे आपने कहा कि म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेजर सीक्वेंसिंग क्या है, उसको पहले तैयार किया जाता है। उसके बाद आप समझ लीजिए वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन तो आप बना देंगे, लेकिन वैक्सीन कितना कारगर होगा, क्या काम करेगा, ये ह्यूमन बॉडी पर निर्भर करता है। बिकॉज आप अगर ह्यूमन बॉडी में कोई वैक्सीन देते हैं तो ह्यूमन बॉडी का हेल्प लेते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम है, उसको ये वैक्सीन जाके ट्रिगर करता है और उस पर्टिकुलर एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। अब वो एंटीबॉडी जो बना, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना कि नहीं, उसी वायरस को मारता है अथवा नहीं, अगर मारता है तो वो कितने दिन तक कारगर रहता है, फिर कितने अंतराल पर उस वैक्सीन को दिया जाए कि एंटीबॉडी का लेवल कम नहीं हो, सो दैट कि नेक्स्ट एक्सपोजर जब हो तो एंटीबॉडी शरीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, सो दैट कि वायरस का इन्फेक्शन आए तो उसको तुरंत टैकल कर सके। प्लस आपने जो फॉरेन सब्सटेंस एक पेशेंट को दिया है फॉर प्रिवेंटिव, वो उस पर, उसके हेल्थ पर क्या गुड एंड बैड इफेक्ट करता है। गुड इफेक्ट तो ठीक है, एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन और क्या बैड इफेक्ट कर रहा है, नॉर्मल पर्सन पर क्या बैड इफेक्ट कर रहा है, उसके लॉन्जिविटी पर, उसके हार्ट पर, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जी सर। और ये सब अध्ययन करने के पश्चात ही हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो वैक्सीन हमने बनाया वो ह्यूमन के लिए सेफ है, नंबर वन। This vaccine itself will not cause death of the recipient. Number two, it is ready to protect the person from the subsequent illnesses. And what will be the time interval of repetition of this vaccine for that individual? तो यही अध्ययन करने में आप खुद समझ लें, कोई इसका मशीन नहीं है, कोई मीटर नहीं है कि आप दवाई डालें, देखें कि एंटीबॉडीज इतना बन गया जो 1 साल तक रहेगा। You will have to watch and see the amount of antibody and its duration of presence in the body. Okay? यस सर। अब बात उठता है कि आप एक नई चीज का वैक्सीन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें है कि वायरस की आपने अध्ययन कर लिया, उसका सीक्वेंसिंग आपने प्राप्त कर लिया, उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर आपने बना लिया, लेकिन अब उसके ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स होते हैं एक सब क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सब क्लिनिकल ट्रायल्स में आप कैसे जानेंगे कि जो आपने बनाया है वैक्सीन वो एंटीबॉडी बना भी रहा है या नहीं? तो आप जानवरों में देखेंगे, दे करके कुछ समय लगेगा। आपको मैंने कल ही डिस्कस किया था कि आईजीएम 7 दिनों के बाद और आईजीजी 14 दिनों के बाद बनता है। आईजीजी इज ए लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडी एंड दे विल रिमेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो जानवरों में आपने दिया, उसके बाद देखा यस आईजीएम ये बना रहा है, आईजीजी बना रहा है। अब कितना दिन तक बना रहा है नहीं है, जानवरों को जो दिया गया वो सब सेफ है और आईजीजी बना हुआ है उनमें, एंड वी सपोज इट टू बी प्रोटेक्टिव। देयर वाज नो डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द एनिमल्स।
अब वो हमारा वैक्सीन तैयार हो गया। किसके लिए? क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अब क्लिनिकल ट्रायल में 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3। अब देखिए समय तो लगना ही लगना है ना। शुरू जी में आप 50 आदमियों के करीब देंगे, वॉलंटियर्स लेंगे, क्योंकि आप नया चीज दे रहे हैं, लोग कहाँ से मिलेंगे, उनको हॉस्पिटलाइज करके देखेंगे प्रत्येक दिन या अल्टरनेट डे, या ये आप उसके एंटीबॉडी स्टेटस को मेजर करेंगे। उस एंटीबॉडी को देखेंगे कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, गिविंग सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस और नॉट। तो फर्स्ट स्टेज ट्रायल में भी लगा कुछ समय। फिर सेकेंड स्टेज ट्रायल में आपने देखा कि नहीं, सक्सेसफुल हो गया। आपने जो 50 मरीजों को दिया वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब उनको छोड़ दिया जाएगा कोरोना के बीच कि इनको होता है अथवा नहीं। इन द मीन टाइम वी स्टार्ट सेकेंड स्टेज ट्रायल। इसमें करीब आप 200 से 500 आदमियों को लेकर चलेंगे, फिर वही ट्रायल दोहराएंगे, फिर वही स्टडी करेंगे, एंटीबॉडी स्टेटस कितना दिन तक रहता है, कितना इसका कैपेसिटी है प्रोटेक्शन का। मतलब हम सैंपल उसके साइज बढ़ाते जाते हैं विद ईच स्टेज। exactly स्टेज पे। staging is the increasing the sample size as well as finding the efficacy of the vaccine so far as production of antibodies are concerned, and third safety for the human beings. तो 1 से 1.5 साल लगा करता था इसमें समय कोई वैक्सीन बनाने में मिनिमम। यहाँ पर बहुत सारे को सैंपलिंग शॉर्ट करके, टाइमिंग शॉर्ट करके, क्योंकि सेफ पैसेज बनाया जा रहा है फॉर द पीपल। दूसरी बात आप एक समझ लीजिए कि अभी जो आपने सुना था भारत का वैक्सीन, कोवैक्सीन हाँ नाम था। कोवैक्सिन। हाँ, तो उसमें वैक्सीन में 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक होता है लाइव वैक्सीन, जी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वहां जिंदा वायरस कमजोर करके हाँ लोगों में इंजेक्ट किया जाता है। जी। इसका जो एंटीबॉडी बनता है वो बहुत तगड़ा बनता है और काफी इफिकेशियस है, लेकिन टाइम लगता खतरनाक है। भी होता है। टेस्टिंग पूरी जरूरी है। अच्छा। और दूसरा वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वो मरे हुए वायरस, मूर्छित वायरसों को दिया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कोवैक्सीन वही है, एटेन्युएटेड वैक्सीन। तो पहला वाला लाइव आपने क्या बोला था? एटेन्युएटेड, नॉट लाइव एटेन्युएटेड, इट हाँ इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जैसे सर एक आपने बार फिर पोलियो से देखा है। बताइएगा। जो पहला वैक्सीन है जिसमें कि वीक वैक्सीन होता है, जो असली के जिसके में एंटीबॉडी बनते हैं, दूसरा वाला और पहले वाले में वायरस का जो कंडीशन है उसमें क्या डिफरेंस है? एक बार फिर से बता एक दीजिए। है लाइव लाइव एटेन्युएटेड, लाइव मतलब जिंदा वायरस जो हम्म, कमजोर कर दिए गए हैं, जी अच्छा। उसमें अच्छी एंटीबॉडीज बनती है। अच्छा लेकिन इसमें सेफ्टी और इफिकेसी दोनों की जांच लंबी समय तक चलती। गॉट इट। दूसरा मैंने कहा क्या, इनएक्टिवेटेड, वायरस को पूरी तरह इनएक्टिवेट कर दिया। ये अब बीमारी नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ एंटीजन को पहचान कर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। अच्छा। तो ये खतरनाक नहीं होते, बिल्कुल। और इसमें ज्यादा टेस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है। हम्म। लेकिन ये पता लगाना तो जरूरी है, हाउ फ्रीक्वेंट इन ए ईयर और इन 2 years और इन 5 years दिस इज टू बी गिवन टू द पेशेंट टू गिव अच्छा प्रोटेक्शन। समझ गई मैं। जैसे पोलियो वैक्सीन आपने सुना, पोलियो वो हाँ भी, हाँ हाँ हाँ। वो क्या है, पोलियो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसलिए देखिए 2 बूंद जिंदगी के हर एक बार पिलाते रहते हैं, हर एक सप्ताह पिला रहते हैं, हर एक महीने पिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पिलाना पड़ता है, बॉडी को बार बार इनिशिएट करना पड़ता है तो इसमें फॉर ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ। ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ट्रायल नहीं करना पड़ेगा कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन के लिए? एग्जैक्टली, यू आर राइट, दैट्स व्हाई पीपल हैव कम आउट विथ कि अगस्त, 15 अगस्त तक आ जाएगा। हालांकि इन लोगों ने भी कुछ जल्दी कर दी है, लेकिन हाँ ये वैक्सीन को जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि कोई और अब कंट्री इसमें है क्यों कि नहीं सोचा इस बारे में? इंडिया ने ही इस तरह के इनएक्टिवेटेड नहीं नहीं वैक्सीन। नहीं, कि देखिए वो है कि सब सब एक ही चीज सोचेंगे तो फिर वेराइटीज की चीज कहाँ से आएंगी, अच्छी चीजें कहाँ से आएंगी। जी हालांकि रशिया के जो आ रहे हैं वो काफी
उन्होंने अपने तीनों स्टेज के ट्रायल पूरे कर लिए हैं कहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक चीज नहीं आई है। जब तक ऑथेंटिक आ जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को आशान्वित होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर जी मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ प्रोटेक्टिव वैक्सीन हो सकता है कि लाइव एटेन्यूएटेड आ जाए अथवा डिस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आ जाए और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। हालांकि इसी नोट पे यस सर, आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ, इसका जो efficacy for the pregnancy and other comorbid conditions still will be awaited because it takes time to have the result of studies. यस सर, इसी नोट पे कि आपके अकॉर्डिंग अगर 3 महीने में कुछ अगर अच्छा न्यूज़ सुनने को मिले जिससे कि हम लोग थोड़े कंफर्टेबल फील करें बाहर निकलने में, अपने रोज़मर्रा के काम करने में, तो बहुत 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 ही राहत की बात होगी। इस पूरे महामारी ने जिस तरह से दुनिया चलता है उस चीज़ को पूरी तरह से बदल दी है सर। बट आपके इस तरह के विचार के साथ हमारी हौसला अफजाई होती है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज वैक्सीन के बारे में इतना डिटेल में समझाया है जो एक आम आदमी नहीं समझता है। और हम हमेशा वंडर करते हैं ये कैसे हो गया सडनली 15 अगस्त को ये कौन सी वैक्सीन निकल जाएगी। वहाँ तो लोग यूएस में और यूके में लोग निकाले जा रहे हैं, ट्रायल्स किए जा रहे हैं, और हमारी सरकार बोलती है कि 15 अगस्त को आ रहा है। आपके इस एक्सप्लेनेशन ने बहुत सारे उन क्वेश्चंस को आंसर दे दिया है सर। थैंक यू सो मच सर। आपका आपने समय निकाला इस चीज के लिए सर। अमिताभ बच्चन का के स्टेटस के बारे में अगर आप हमें बस बता दें, आपके अकॉर्डिंग हाउ इज ही डूइंग, आप बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल। Theoretically, he is a bad case for corona, but practically उनमें जो जज्बा है, जीने की लालसा है, कोरोना इज ए वेरी बैड विक्टिम फॉर हिम। वाह, आपने क्या बोला, बहुत ही अच्छा बोला सर आपने। He will win the battle. His immune system is very high. His morale is very high. And all the good wishes of this world is with him. He will get out of it very soon. थैंक यू सो मच सर फॉर सच गुड वर्ड्स। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा बोला, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट कि थियोरेटिकली ही इज़ अ वेरी बैड पेशेंट फॉर कोरोना, बट प्रैक्टिकली कोरोना के लिए वो एक बहुत बुरे विक्टिम है, बिकॉज उनका जो स्पिरिट्स है, उनका जो लेवल ऑफ enthusiasm टू लिव है इज रियली हाई एंड इट surpasses all the different types of aspects of this pandemic. Thank you so much sir for your enlightenment today. कल फिर इस समय बात होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे, और thank you so much for keeping on enlightening us with things about coronavirus. But take home message is that Yes sir. घर से बाहर बिना जरूरत के नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, सैनिटाइजर का प्रयोग हाथों के लिए करें, हाथ को 20 सेकंड तक धोते रहे। थोड़े थोड़े अंतराल पर धोते रहें जी सर। और अपना ख्याल करते रहें। गार्गल सुबह शाम जारी रखें। श्योर बी सर। सेफ and keep on smiling. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।